गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो ये सारा चीज़ हमने पढ़ा था और विशेषण के 4 भेद जो होते हैं उनकी परिभाषा भी हो गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं, यानी कि उनकी परिभाषा लिखेंगे और समझते चलेंगे। तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, दिया है इसमें विशेषण की अवस्थाएं। कल डायग्राम के थ्रू आप लोग को बताए थे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है मूला अवस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमा अवस्था। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। कल बताए थे। देखिए आज आप लोग परिभाषा को लिखते हुए चलेंगे। मूला अवस्था किसे कहते हैं? इस अवस्था में किसी की तुलना नहीं होती, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है, ठीक, उसे हम लोग मूला अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु की क्या बताई जा रही है, मतलब कि यहाँ पे इस अवस्था में किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। मतलब वो अकेले है तो अकेले है, उसमें किसी दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, तुलना नहीं किया जा रहा है। जैसे हर्षिता सुंदर लड़की है, तो हर्षिता एक लड़की है और उसी को बताया जा रहा है कि हर्षिता जो है एक सुंदर लड़की है। अब देखिए उत्तरा अवस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री के नाम सुनते हैं तो लगता है कि एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, तो वही इसमें है। देखिए इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है, ठीक ना, आपस में तुलना की जाती है, उसी को हम लोग उत्तरा अवस्था कहते हैं। जैसे गीता हर्षिता से अधिक लंबी है। गीता जो है हर्षिता से क्या है, अधिक लंबी है। मतलब कि यहाँ पर गीता और हर्षिता में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है कि उससे हर्षिता से मतलब गीता ज्यादा लंबी है। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उत्तरा अवस्था। अब तीसरा है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें बहुत से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को, ठीक ना, किसी एक को सबसे विशिष्ट कहा जाता है, उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे लता मंगेशकर सबसे अच्छा गीत गाती है। कहने का मतलब कि बहुत सारे गायक और गायिका हैं, तो उन सब में से सिलेक्ट करके एक लता मंगेशकर को क्या कहा जा रहा है, वो सबसे अच्छा गीत गाती है। मतलब कि इतने गायकों में से एक को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ हो गया सुपरलेटिव डिग्री में उत्तमा अवस्था। जैसे आप लोग पढ़े होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये वाला हो गया, इतना आप लोग समझ गए। तो इसको आप लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए। अब हम लोग समझेंगे कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो सर्वनाम की परिभाषा तो सबको याद हो गया होगा कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो ये कहा है यहाँ पे कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आता है। सर्वनाम जो शब्द है संज्ञा के जगह पे आता है। और सर्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे कि सर्वनामिक विशेषण शब्द जो है संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करता है। सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पे आता है। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि संज्ञा शब्द के ठीक पहले आकर के उसकी विशेषता को प्रकट करता है। जैसे उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि हर्षित एक अच्छा लड़का है। तो हर्षित तो ये अच्छा लड़का है, ये क्या है, संज्ञा हो गया, संज्ञा, हर्षित संज्ञा हो गया। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम। तो सर्वनाम है यहाँ पे। तो हर्षित के लिए ना कहा जा रहा है कि हर्षित एक अच्छा लड़का है, वह यानी कि कौन, हर्षित। हर्षित प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पे हम लोग क्या किए, सर्वनाम का प्रयोग किए।
यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट हर्षित न लिखें। तो यहाँ आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कि वह महल बहुत बड़ा है। महल क्या है? संज्ञा है। महल संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम है। तो क्या कह रहे हैं परिभाषा कि संज्ञा शब्द के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता में प्रकट लेता है। जैसे कि जो सर्वनाम है ये संज्ञा के पहले क्या आ जा रहा है? सर्वनाम। क्या रहे? सर्वनाम। संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आया। तो जब जब संज्ञा के पहले आएगा सर्वनाम तो उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हर्षित जो है एक संज्ञा है और ये हर्षित की जगह पर मतलब संज्ञा की जगह पर हम लोग सर्वनाम के प्रयोग किए हैं। तो यहाँ हो गया आपका सर्वनाम। इसी तरह से हम लोग समझेंगे अगर ऐसे वाक्य दे दिए जो वह, तो वह क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से सारे लोग जानते हैं कि यह वह क्या है? सर्वनाम है। हमको केवल इतना याद करना है सर्वनामिक विशेषण में कि ये संज्ञा के पहले आता है और सर्वनाम में होता है कि संज्ञा के स्थान पे आता है। बस इससे ज्यादा अधिक याद नहीं करना है। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा उदाहरण के थ्रू कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो देखिए पहले ये दिया हुआ है कम पुस्तकें, मतलब कम पुस्तकें यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा पुस्तक है कम, तो यहाँ पे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, यानी कि संख्या। तो कम पुस्तकें हैं, कितना कम है कितना अधिक है तो यहाँ पे गिन सकते हैं। लेकिन कम गर्मी, इसको हम लोग महसूस केवल कर सकते हैं कि कितना गर्मी है, ज्यादा है कम है। तो ये अनिश्चित परिणामवाचक हो गया। उसी तरह से अधिक पेड़ गिन सकते हैं, अधिक वर्षा को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कुछ संतरे गिन सकते हैं, कुछ दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। फिर बहुत लोग गिन सकते हैं इसको, बहुत पानी इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इस तरह से अनिश्चित वाचक संज्ञा विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में अंतर आप लोगों ने समझा। और इस वीडियो में जितना ये लिखवाए हैं आप लोग इसको लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।